स्टार्ट करते हैं, मैं वीडियो ऑफ करता हूँ, ठीक है, और स्टार्ट करते हैं इसके आगे। तो आपने मुझे अच्छा FeO5C में कंप्लीट करा चुका था, मुझे फिर से बताओ, एल्गी में कंप्लीट करा चुका था सर आपने लास्ट पॉइंट लिखाया था आयोडीन इज एक्सट्रैक्टेड वाला फॉर्म। राइट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जनरल देखो कैरेक्टर एल्गी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है एल्गी के, नीट में भी क्वेश्चन पूछे आते हैं, आपके स्कूल वाले तो पूछेंगे उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है राइट। तो अब और जनरल कैरेक्टरिस्टिक नॉर्मली स्कूल में आपके ऐसे पूछा जाएगा, राइट डाउन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ FeO5C और Rhodophysi, या स्पेसिफिकली हो सकता है डायरेक्टली राइट डाउन द 6 और 7 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Rhodophysi एंड ऑल दैट, इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो अब अगला जो है वो है हमारा ब्रायोफाइटा, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। रोडोफाइसी नहीं, Rhodophysi बता तो दिया था, नहीं बताया था रेड एल्गी? नो सर नहीं, आपने अच्छा ब्राउन एल्गी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था। अच्छा ब्राउन रेड रह रहा है तो रेड एल्गी रह रहा है Rhodophysi, वो तो बिल्कुल टच भी नहीं किया। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो एल्गी अभी रह रहा है ना, रेड एल्गी, ठीक है। तो थर्ड वन इज Rhodophysi। Rhodophysi, देखो Rhodophysi में मेनली आते हैं रेड एल्गी। आपको एक खास बात बताता हूँ रेड एल्गी की। रेड एल्गी जितनी ज्यादा डेप्थ में फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, या मतलब जितनी कम फ्रीक्वेंसी की लाइट में फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, उतनी कम फ्रीक्वेंसी की लाइट में कोई भी दूसरा प्लांट फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता है, ठीक है। Rhodophysi में जितनी कैपेबिलिटी पाई जाती है, मींस अगर आपसे पूछा जाए द डीपेस्ट प्लांट विच आर फाउंड इन द वाटर, दे आर एक्चुअली रेड एल्गी। रेड एल्गी के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, नॉर्मली आपने सुना होगा कि प्लांट जिस वेवलेंथ की लाइट को रिसीव करते हैं वो नॉर्मली क्या होती है कि ये अल्ट्रावायलेट जो रीजन होता है ना, विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट होती है ना। तो विजिबल स्पेक्ट्रम के बियॉन्ड किसी भी लाइट को वो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं रखते, और ना ही विजिबल स्पेक्ट्रम के नीचे की कोई फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। मतलब यूं कहूं कि रेड के नीचे इंफ्रारेड को प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, और ब्लू के ऊपर अल्ट्रावायलेट को प्लांट एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं। लेकिन अगर इस रीजन में मींस ये जो रेड लाइट है, रेड से कम फ्रीक्वेंसी वाली भी लाइट को अगर एब्जॉर्ब करने की कोई कैपेबिलिटी रखता है तो वो आपके रेड एल्गी है, इसीलिए रेड एल्गी इतने फेमस है, ठीक है। तो रेड एल्गी मेनली ये मरीन एल्गी ही होते हैं, और Rhodophysi के मेंबर इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें जो कलर इंपार्टिंग पिगमेंट पाया जाता है, एक तो पाया जाता है क्लोरोफिल ए, एंड और कौन सा पाया जाता है? क्लोरोफिल फास्फेल डी राइट, और फाइकोबिलिन्स, फाइकोबिलिन नहीं, फाइकोएरेथ्रिन, फाइकोजेंथिन, फाइकोएरेथ्रिन, हाँ, एंड फाइकोजेंथिन, फाइकोजेंथिन। देखो जो फाइकोएरेथ्रिन होता है ये रेड कलर का पिगमेंट है, यही रेड कलर का जो पिगमेंट होता है, ये रेड कलर के पिगमेंट ही एल्गी को रेड कलर प्रोवाइड करते हैं, है ना। These are the pigments which provide red color to red algae mainly, है ना। और क्या इनकी खास बात होती है? कुछ एल्गी कोरल्स के जैसे दिखाई देते हैं, इसीलिए उनको हम लोग कैरोलिन एल्गी बोलते हैं, कैरोलाइन एल्गी, ठीक है। कैरोलाइन एल्गी जो होते हैं ये कोरल की तरह दिखाई देते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, ठीक है। और कोई खास बात रेड एल्गी की? नहीं, बाकी सब सेम चीजें हैं। इनमें भी फूड पायरेनोइड के फॉर्म में स्टोर होता है। फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है बताओ जल्दी? फूड फ्लोरिडियन स्टार्च, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फूड पायरेनोइड के अंदर स्टोर होता है, जिन बॉडीज के अंदर स्टोर होता है उनको तो हम लोग पायरेनोइड्स बोलते हैं, और जिस फॉर्म में स्टोर होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए मैं इसके फाइकोजेंथिन कौन सा पिगमेंट प्रोवाइड करता है? अच्छा, फाइकोजेंथिन देखो क्या होता है। फाइकोजेंथिन एक्चुअली ये कैरेट रेड कलर होता है,
हिंदी में जिसको आप केसरिया रंग बोलते हैं ना, कैरेट रेड, सैफरन टाइप का कलर होता है, तो ये सैफरन टाइप का कलर होता है। और फाइकोएरिथ्रिन डीप रेड पिगमेंट होता है, बिल्कुल रेड टाइप का पिगमेंट होता है, इसलिए ये इसको दोनों मिलकर के रेडिश अपीयरेंस प्रोवाइड कराता है। ठीक है ना? ओके, चलिए आप नोट करना स्टार्ट कीजिए, मैं आपको लिखवाना शुरू करता हूँ। नोट करिए एक एक करके। रेड एल्गी are the plant which can perform photosynthesis deepest deepest inside water, deepest। तो यही मैंने पूछा था आपसे। अच्छा, ये पूछा हुआ था, ओके। डीपेस्ट इनसाइड वाटर, तो वाटर के अंदर सबसे ज्यादा डेप्थ पे जो फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं वो रेड एल्गी पाए जाते हैं, इसीलिए ये सबसे ज्यादा गहराई पे पाए जाने वाले प्लांट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। They possess chlorophyll A. They possess chlorophyll A, chlorophyll D, phycoerythrin, phycoxanthin, और कुछ पिगमेंट है, कैरोटीनाइड, एंड फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स, लेकिन रेड कलर जो इंपार्ट करता है वो फाइकोएरिथ्रिन होता है एंड फाइकोबिलिन्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे। द रेड कलर ऑफ एल्गी is due to abundant formation of phycoerythrin pigment। फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट अंडरलाइन करेंगे। कई बार पूछा जाता है कि रेड कलर किसकी वजह से होता है। अब एक रेड एल्गी का मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। रेड एल्गी के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, है ना। एक डायग्राम अब भी आप साथ में बना लीजिए कि आपसे स्कूल में पूछा जाएगा तो आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। देखो, स्कूल में अगर आपसे पूछा जाए ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, जो भी एल्गी पूछा जाए तो आपको डायग्राम जरूर से जरूर बनाना पड़ेगा, वरना आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो जैसे एक एल्गी होता है पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया आप देख के बता नहीं सकते हो, आपको लगेगा कि ऐसे कहीं से प्लांट वांट उखाड़ लिया गया है। ये बिल्कुल ऐसे झाड़ियों की तरह दिखाई देता है। कई सारे प्लांट सूख जाने के बाद वो ऐसे ही दिखाई देते हैं, ड्राई हो जाने के बाद ऐसे ही दिखाई देते हैं। इस टाइप का होता है, लीव्स पीव्स तो पाए नहीं जाते हैं। दिस इज पॉलीसाइफोनिया, ये पॉलीसाइफोनिया प्लांट है। नेक्स्ट बैकअप क्लास में मैत्री बोर्ड में, ठीक है पक्का, नेक्स्ट बैकअप क्लास में। नेक्स्ट, रिजर्व फूड इज फ्लोरिडियन स्टार्च। रिजर्व फूड इज
Floridian starch. Reserve food is Floridian starch. Floridian starch इनमें रिजर्व फूड पाया जाता है, which is similar to, अब कैसा होता है, which is similar to glycogen, which is similar to glycogen. Next point. Asexual reproduction takes place through spore formation. Asexual reproduction takes place through spore formation. Sexual reproduction is oogamous. नए वाले बच्चों को जिनको टर्म नहीं समझ में आए तुरंत पूछेंगे. Sexual reproduction is oogamous. Next point. The male sex organ, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो oogamous है. देखिए नोट करेंगे, मेल गैमीट स्पर्मेटिया, और सिंगुलर को क्या बोलेंगे, स्पर्मेटियम, मतलब एक स्पर्मेटियम. एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन is flask shaped structure called corpogonium. सर क्या शेप्ड? फ्लास्क कार्पोगोनियम फ्लास्क शेप का होता है. देखो मैंने आपको बताया हुआ था कि कॉर्पोगोनियम कैसा दिखाई देता है, याद आया? कहाँ बताया था? यस सर. फंगस बताया था ना. क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? स्पर्मेटाइजेशन. राइट, स्पर्मेटाइजेशन इसी को बोलते हैं. तो ये वाला कार्पोगोनियम हो गया फीमेल सेक्स ऑर्गन, और ये मेल गैमीट हो गया जिसको हम स्पर्मेटियम बोलते हैं. ठीक है, अब देखो ये स्पर्मेटियम जो है ये नॉन फ्लैजिलेटेड होता है ना. तो नोट करेंगे, स्पर्मेटियम इज नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट. और ये जो ऊपर का इसका स्ट्रक्चर है फ्लास्क शेप का, इसको बोलते हैं ट्राइकोगाइन, है ना. दिस इज कॉल्ड ट्राइकोगाइन, सॉरी ट्राइकोगाइन. ठीक है, अब देखो इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है. एक्सक्यूज मी सर. जी सर एक बार डायग्राम दिखा दीजिए पीछे वाला. हाँ ठीक दिखा देता हूँ. ये होल्ड फास्ट इसको बोलते हैं, जिससे चिपके हुए होते हैं. होल्ड फास्ट. ऑब्वियसली लीव्स और स्टेम तो पाए नहीं जाते, ऊपर वाले पार्ट को अपन फ्रॉन्ट्स ही बोलते हैं. फ्रॉन्ट्स. सर हाँ, डाइकोटोमस डिवीजन मतलब वो बायलैटरल सिमेट्री को ही बताता है सर. फिर से क्या डाइकोटोमस डिवीजन. हेलो. हाँ, डाइकोटोमस डिवीजन वही होगा. बायलैटरल सिमेट्री को वही होगा. बायलैटरल सिमेट्री होगा. अच्छा, थैंक यू सर. नोट कर लिया? एक मिनट. सर आपने स्पर्मेटियम इज नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट के बाद क्या बताया? स्पर्मेटिया इज नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट, और
दूसरा कार्पोगोनिया में ऊपर बताया था, इट्स अपर पार्ट इज कॉल्ड ट्राइकोगाइन, कार्पोगोनियम का। ये दो चीज बनाई। डन सर। ठीक है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट में, अब देखो क्या है, एक इससे हम लोग ग्रेड एल्गी से एक प्रोडक्ट निकालते हैं, उस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अगर। अगर जो निकाला जाता है, नोट करेंगे, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेल वॉल ऑफ a red algae named Gelidium. Sir, can you repeat? हाँ श्योर। अगर is extracted from the cell wall of a red algae called Gelidium. कोई बता सकता है अगर क्या होता है? अगर होती क्या चीज है? अरे अगर नहीं सुना, जो जेलीज खाते हो ना, जेली वगैरह खाते हो, वो जेली में जो जेल होता है वो क्या है? अगर होता है। जेली में जो जेल होता है वो आपका अगर होता है, ठीक है। जो आप ये सूप आप डालते हो ना, सूप आपने डाला, सूप गाढ़ा हो गया, ठीक है ना। सूप में क्या मिला था? सूप में अगर ही मिला होता है, वो अगर गाढ़ा हो जाता है। जो आप वो आर्टिफिशियल फ्रूट्स लाते हो ना, आपने आइसक्रीम में डाल दिया, वो आइसक्रीम की टेस्ट का हो गया, उसी फ्लेवर का हो गया, वो सब अगर के बने होते हैं, ठीक है ना। नोट कर लें। स्टेबलाइजर और थिकनर, agar is used as a stabilizer or thickener in making jellies, puddings, cream, यूज किया जाता है। फुल स्टॉप। एक और चीज लिखेंगे, अगर इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम, गिलेडियम से तो निकालते हैं, अगर इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम ग्रेसिलेरिया, अगर इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम ग्रेसिलेरिया। नेक्स्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, एक दूसरा प्रोडक्ट है, उस दूसरे प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं काराग्रीन, CARRA, कारागेनिन एक प्रोडक्ट है। इट इज यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ liquor. It is used in cleaning of liquors, leather finishing, सर चॉकलेट। हाँ आप ये वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए। ठीक है। काराग्रीन is used as cleaning agent. Carrageen is used as cleaning agent in liquor, leather finishing, chocolate, etc. It is extracted from, अब जिस फंगस से जिससे निकालते हैं, जिस रेड एल्गी से, it is extracted from, अंडरलाइन करेंगे, chondrus, chondrus. It is extracted from chondrus. ये भी एक रेड एल्गी है। One more, Funory is a glue. ये गोंद एक तरह की,
Punori is a glue used in textile and paper industry. It is obtained from सर हाँ आपने पेपर के बाद क्या कहा? पेपर इंडस्ट्रीज इंडस्ट्री सर. इंडस्ट्री ये इंडस्ट्रीज, ठीक है, पेपर इंडस्ट्रीज. इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ग्लोयोपेल्टिस, GLOIOPELTIS. तीनों नाम याद रखना कहां से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है. दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसलिए आप तीनों याद रखेंगे. हेलो. एक और हाँ सर अगर क्या कहते हैं, अगर में कॉम्पोजिशन क्या होता है एलिमेंट्स का, मतलब उसमें क्या अगर तो कार्बोहाइड्रेट ही है, कार्बोहाइड्रेट, प्योरली कार्बोहाइड्रेट. अगर यस सर. एंड ग्लेसिलेरिया कहाँ पाया जाता है? ग्रेसिलेरिया तो ये तो मरीन वाटर में पाया जाता है. ग्रेसिलेरिया भी, कहाँ पाया ग्रेसिलेरिया जाता इज आल्सो ऑब्टेन इन मरीन वाटर. है? अच्छा, मरीन वाटर. मरीन वाटर ओशंस में, ग्रेसिलेरिया भी ओशन में पाया जाता है. सर हाँ क्वेश्चन था आपने कुछ ग्रेसिलेरिया भी रेड एल्गी ही है, ये भी ओशनिक है. सर क्या करूं? आपने कहा था ना कि कुछ रेड एल्गी में कैल्शियम डिपॉजिट होके उन कोरलिन कहते हैं. कैरोलाइन, अभी बताता हूं, तुम नोट करो, 2 पॉइंट भी और नोट करो ना. देखो एक बहुत कंफ्यूजिंग है, लोग समझते हैं आयोडीन और ब्रोमीन दोनों ब्राउन एल्गी से निकाला जाता है, जबकि गलत है. आयोडीन अपन निकालते हैं ब्राउन एल्गी से, लेकिन ब्रोमीन निकालते हैं रेड एल्गी से. तो नोट करो, ब्रोमीन इज extracted from रेड एल्गी, जिसका डायग्राम बनाया था, पॉलीसाइफोनिया. ब्रोमीन इज extracted from red algae, पॉलीसाइफोनिया. A medicine known as corallina, a medicine known as corallina, used for curing wounds, is obtained from कोरालिना, सेम एल्गी का भी नाम है, कोरालिना एल्गी. ठीक है. दूसरा मैं क्या बता रहा था खासफेल, मैं ये बोल रहा था कि इनको हम लोग कैरोलाइन एल्गी भी बोलते हैं, है ना. कभी कभी ये कुछ कुछ कोरल से मैच करते हैं एक्चुअली, है ना, इसलिए इनको कैरोलाइन एल्गी बोलते हैं. इनके ऊपर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जमा हो जाता है, तो ये हमें ये लगता है, ये हमें फील देते हैं किसकी, कोरल्स की, है ना, इसीलिए इनको कैरोलाइन एल्गी भी बोलते हैं, रेड एल्गी को. समझ गए? कोरल्स की या रॉक्स की? कोरल्स की बेटा, कोरल्स. क्योंकि हमने लास्ट टाइम ना रॉक क्या कहते हैं टेक्सचर उनका लिखवाया था कि वो रॉक जैसे लगते हैं, मतलब पत्थर. यस देखो बेटा बताता हूँ, समझो बात को. क्या है कि वो पता, ये बताओ पहले मुझे कि ये कोरल्स किसके बने होते हैं? डेड प्लांट्स. अच्छा, डेड प्लांट के? कोरल रीफ, सब लोग बताओ, सबके लिए है क्वेश्चन. तो ये वही है ना जो ओशन के नीचे. ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट
हाँ, साउथ ईस्ट पार्ट में है और नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में 200 किलोमीटर लंबी है, 90 किलोमीटर चौड़ी है और दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ। इवन हम जो बोलते हैं जो सेतु ये है राम सेतु है, राम सेतु दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ कोरल्स। वो जो आप देखते हो ना, जो पत्थर आपने कई सारी जगह देखा होगा, जो पत्थर पानी में डूबता नहीं है, एक्चुअली वो कोरल रीफ है, वो कोरल्स का बना, वो स्टोन नहीं है, वो कोरल का बना हुआ है। आप कभी भी देखेंगे ऐसी बहुत सारी जगह आप जाते हैं जो डिवाइन प्लेसेस होते हैं, उन जगहों पे आपको मिल जाते हैं। वो पानी में पड़ा होता है, वो डूबता नहीं, आप उसको धक्का देते हो फिर से ऊपर आ जाता है। तो रीजन ये होता है उनमें बायोन्सी इसलिए होती है क्योंकि उनका वो बहुत हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं, उनके अंदर एयर बबल्स, एयर गैप्स होते हैं, उन एयर गैप्स की वजह से उनको बायोन्सी मिलती है, इसीलिए वो स्टोन सच में नहीं डूबते पानी में। तो उनको वो एक्चुअली कोरल स्टोन्स है। कोरल बनाने वाला एक ऑर्गेनिज्म है, वो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिप। पॉलिप एक्चुअली एक एनिमल है। पॉलिप इज अ टाइप ऑफ एनिमल। पॉलिप, तो पॉलिप किसके मेंबर हैं? पॉलिप मेंबर है सिलेंट्रेटा के। नहीं 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 नहीं, ये कोरल रीफ जो होते हैं, कोरल रीफ बने होते हैं पॉलिप के। पॉलिप इज ए एनिमल, और एनिमल में भी जिस फाइलम का मेंबर है उसको हम लोग बोलते हैं, मैं बताऊंगा, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के, तो सिलेंट्रेटा के मेंबर होते हैं। ये अपने चारों तरफ, ये एनिमल्स अपने चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करते हैं, फिर ये मर जाते हैं। इनके डिपोजिशन की वजह से कोरल रीफ का फॉर्मेशन होता है। तो कोरल तो एक तरह से एनिमल्स हो गए, है ना। हाँ सर, वो मरने के बाद ही डिपोजिशन होता है ना, मैं उसकी बात कर रही थी। कोरल, कोरल रीफ उसी की बनी होती है। तो रॉक नहीं होती एक्चुअली, वो उनका सर कैलकेरियस डेड बॉडीज होती हैं। हाँ, तो वो ऐसे ही इनको हम लोग कैरोलाइन एल्गी बोलते हैं, सॉरी कोरालाइन। कोरालाइन इसीलिए इनको बोला जाता है क्योंकि इन रेड एल्गी के ऊपर चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट जमा हो जाता है, जिसकी वजह से कोरल जैसा ये दिखने का फील आता है। हाँ, खास पे बोलो कुछ ये है कि वो है? हाँ, सो वो क्या, कोरालाइन में ओ है ना, CO? हाँ, CO, कोरालाइन, CORALLINE, कोरालाइन। हाँ, खास पे कुछ पूछ रहे थे, बताओ क्या पूछ रहे थे? सर ये वही रॉक है जिस पे वो जिस रॉक पे राम लिख के पानी पे तैरता है, वही है? राइट राइट राइट, ये वही रॉक, ये वही रॉक है, वही रॉक। सो आई हैव सीन दैट एक्चुअली। हाँ, तो कोरलिना क्योरिंग वॉन्ड्स में हेल्प करता है सर, हर टाइप के वॉन्ड्स में, मतलब जो भी हैं। क्या कोरल हर तरह के किसमें हेल्प करता है? आपने जो लिखा है ना सर, कोरलिना क्योरिंग वुंड्स, है ना? वो तो ऊपर, हाँ, कोरलिना जो है ना, कोरलिना, कोरलिना हाँ। तो वुंड्स में है, किसी भी तरह की। ये एक्चुअली क्या है, एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल है। अच्छा, बर्न्स में भी होता है? हाँ हाँ, एंटीबैक्टीरियल एंटीसेप्टिक है। अच्छा, हुदा ने कुछ पूछा है, ग्लोयोपेल्टिस क्या एल्गी? हाँ, ग्लोयोपेल्टिस इज ए टाइप ऑफ एल्गी, ये भी एल्गी, ग्लोयोपेल्टिस भी एल्गी है। ठीक भाई, आगे चला जाए। अब एल्गी अपना खत्म हो गया, पक्का समझ आ गया सबको? किसी को डाउट हो पूछो पहले, फिर आगे चलूंगा, फिर हम लोग ब्रायोफाइटा की बात करेंगे। कोई डाउट? किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट हो पूछिए, कोई डाउट है? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा, बताओ जानवी। सर एक बार कोरल रीफ वाला पॉइंट बता दीजिए हाँ प्लीज। ठीक है, बता देता हूँ। हाँ श्योर, बता पाऊँ, एकदम ठीक है। देखो कोरल क्या होता है ना, अभी मैं फिर से जब एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा तो एक बार फिर से रिपीट करूंगा, है ना, वहां पे भी बताऊंगा, क्योंकि वहां पे सिलेंट्रेटा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखो क्या है कि कुछ एनिमल्स होते हैं, वो सिलेंट्रेटा, मैं एक फ्रेश पेज में बता देता हूँ। कुछ जैसे वाटर के अंदर जहां पे शैलो वाटर होता है, तो सपोज दैट ये आइलैंड वाला पार्ट है ना, तो ऑस्ट्रेलिया का आइलैंड है, और ये वाला मरीन पार्ट हो गया, ओशनिक पार्ट है ना, ओशन है ये, ऐसा ही है एक्चुअली वहां पे। तो दिस इज ओशन। ओशन के अंदर एक एनिमल पाए जाते हैं, हजारों साल से वो पाए जाते रहे हैं। ठीक है, वो जो एनिमल्स है, वो छोटे छोटे एनिमल्स हैं, वो इस तरह के दिखते हैं। ये जो एनिमल है, इन एनिमल्स को हम लोग कहते हैं पॉलिप। इनका नाम क्या है? पॉलिप। ये किस फाइलम के मेंबर है? एक्चुअली ये सिलेंट्रेटा के मेंबर, सिलेंट्रेटा के मेंबर है ना। इनके ये अपनी बॉडी से सीक्रेट क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी से
कैल्शियम कार्बोनेट का सीक्रेशन करते हैं, CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट। थोड़े दिन बाद क्या इनकी डेथ हो जाती है। तो क्या होता है, और इससे नए पॉलिप बनते हैं। तो पॉलिप क्या करते हैं, एक पॉलिप है, उन पॉलिप्स की डेथ हो गई, उनकी डेड बॉडी जमा हो गई, उसके ऊपर नए पॉलिप बन गए, फिर वो मरेंगे, फिर उनकी डेड बॉडी जमा होगी, उसके ऊपर फिर नए पॉलिप बनेंगे। ऐसे क्या होता है कि पुराने पॉलिप मरते जाते हैं और नए वाले पॉलिप बनते जाते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट ऐसी चीज है, ना तो ये वाटर में डिजोल्व होता है, ना ही डिग्रेड होता है। तो इस तरह से इनकी डेड बॉडी हजारों साल तक ऐसे जब जमा होती रहती है, तो थोड़े समय के बाद ये जो इनकी डेड बॉडीज का जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर वाटर के बाहर आ जाता है। इस तरह से बाहर आ जाता है। ये जो इस तरह से वाटर के बाहर आ गया, अब यहाँ पे लैंड जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको, या आइलैंड के जैसा दिखाई देने लगेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कोरल रीफ। तो कोरल रीफ बना किससे है? इट इज मेड अप ऑफ डेड बॉडी ऑफ पॉलिप्स। क्लियर है? यस सर। दिस इज कॉल्ड कोरल रीफ, है ना। तो कोरल्स एक्चुअली एनिमल होते हैं। हाँ, सो वहाँ पर CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम मिलता कहाँ से है? ये तो वाटर से कैल्शियम डिराइव करते हैं लोग। वाटर में लार्ज अमाउंट में कैल्शियम डिसॉल्व सॉल्ट्स एंड लार्ज अमाउंट डिसॉल्व सॉल्ट्स, अच्छा, वाटर से कैल्शियम, हाँ, वाटर से एब्जॉर्ब करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और अपनी बॉडी में मेटाबोलाइज करके उसको सीक्रेट करते हैं। ओशनिक वाटर में तो सॉल्ट, सभी सॉल्ट मौजूद हैं और एम्पल ऑफ अमाउंट में मौजूद है। ठीक है जी। तो ये स्पेशली CaCO3 क्यों करते हैं? हमारी बॉडी में भी तो देखो ना, हम लोग भी देखो, हर ऑर्गेनिज्म का एक मेटाबॉलिक स्ट्रक्चर होता है ना। वो अपनी बॉडी से कुछ मेटाबोलाइट किसी फॉर्म में एक्सक्रीट करता है। जैसे हम आप यूरिया करते हैं, कुछ अमोनिया करते हैं। इसी तरह से आप देखते हो जो मोलस्कन्स मेंबर होते हैं मोलस्का के, उनकी एक्सटर्नल वॉल पे, वो भी अपर सरफेस पे, वो कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करते हैं, उसका कवर बना लेते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट इनकी बॉडी का एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीशन है, और ये दो तरह से हेल्प करता है। एक तो इनकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, ये एक्स्ट्रा कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रेन्यूल अपनी बॉडी से बाहर निकालते रहते हैं, जो कि बॉडी के सरफेस पे जमा होते रहते हैं, डिपॉजिट होते रहते हैं। इससे दो फायदे हैं, एक तो एक्सक्रीशन हो रहा है, दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट की जो हार्ड कवरिंग है वो इनको प्रोटेक्ट करती है, किससे? एक्सटर्नल एनवायरमेंट से, किसी भी तरह के प्रेडेटर से। ठीक है, सो इट इज एक्सक्रीटरी मटेरियल। तो बताइए कैल्शियम ही क्यों? सॉल्ट्स में तो मैग्नीशियम, पोटेशियम और दूसरी चीजें भी होती हैं। तो देखो, मैंने वही बोला ना कि ये हर ऑर्गेनिज्म का अपना अलग अलग मेटाबॉलिक तरीका है। ठीक है, जैसे जो ऑयस्टर होता है, ऑयस्टर है ना, मोलस्कन्स होते हैं, तो बाहर बॉडी के कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करते हैं और अंदर अंदर एल्युमिनियम मैग्नीशियम के जो सल्फेट होते हैं और कार्बोनेट होते हैं उनको डिपॉजिट करते हैं, जिससे मोती बनता है, पर्ल बनता है। तो ये हर ऑर्गेनिज्म का अपना अलग अलग मेटाबॉलिक रिएक्शन है सबका। हमारा आपका देख लो, हम लोग अमोनिया यूरिया सीक्रेट करते हैं। तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिक रिएक्शंस पे, क्योंकि बॉडी से उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है एक्चुअली। ठीक है, अब देखिए आ जाते हैं हम लोग ब्रायोफाइट पे। तो एल्गी हमारा ओवर हो गया। ठीक है, एक बार फिर से पढ़िएगा, कहीं पे किसी को डाउट हो पूछिएगा। ठीक है, और जितना मैंने आपको दिखा दिया वो आपको याद होना चाहिए। चलिए अब देखिए, फिर से मैं आपको बताता हूं। देखो, ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, समझना बात। ब्रायोफाइट्स भी प्लांट, इनको हम लोग प्लांट एक्चुअली नहीं कह सकते, प्लांट जैसे ही होते हैं। तो क्या होते हैं? थैलस होते हैं, दे आर थैलस लाइक प्लांट। मतलब थैलस का सिंपल से मतलब हुआ कि थैलस वो होते हैं जिनमें, इनमें भी क्या होता है? नो रूट, स्टेम और शूट। इनमें भी ना तो स्टेम पाई जाती है, ना लीव्स पाई जाती है, ना ही रूट। ठीक है, ब्रायोफाइट्स को एक्चुअली कहा क्या जाता है? हम इन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। वी कॉल देम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। इन्हें प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जाता है। कोई बताएगा क्यों कहते हैं? व्हाई वी कॉल देम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम? बताइए, कौन बताएगा? देखो, ये कहने के पीछे लॉजिक क्या है, ये कहने के पीछे रीजन क्या है ना? ये कहने के पीछे लॉजिक ये है कि एम्फीबियंस की एक खास बात होती है, दे कांट रिप्रोड्यूस, दे कांट रिप्रोड्यूस विदाउट वाटर, विदाउट वाटर।
ये बिना पानी के रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। मतलब एम्फीबियन मरेगा नहीं, अगर वाटर नहीं है तो एम्फीबियन मरेगा नहीं, वो तो एयर में लैंड में भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है। लेकिन अगर वाटर खत्म हो जाए तो एम्फीबियन रिप्रोडक्शन नहीं करता। द सेम थिंग इज विद ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट भी लैंड में पाए जाते हैं, लेकिन ये विदाउट वाटर के रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एम्फीबियन ऑफ प्लांट, इसलिए इनको हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट बोलते हैं। ब्रायोफाइटा इस जमीन पे पाए जाने वाले सबसे खूबसूरत पौधों में से एक है, ठीक है। ब्रायोफाइटा को मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ। ब्रायोफाइटा बिना टच किए आप बता नहीं सकते कि प्लास्टिक का है, ये वेलवेट का बना हुआ है, ये सच में है प्लांट, यू कैन नॉट, दे आर दैट मच ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट ऑफ द प्लांट। लेकिन ये बहुत लिमिटेड जगहों पे पाए जाते हैं। इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में एकमात्र सिंगल हिल स्टेशन है पंचमढ़ी, पता है किसी को? यस सर, मध्य प्रदेश में। वेरी गुड, पंचमढ़ी हिल्स। पंचमढ़ी हिल्स मध्य प्रदेश, एमपी। पंचमढ़ी जो हिल्स होती हैं सिर्फ ब्रायोफाइटा यहीं पे पाए जाते हैं। इंडिया में एक अपने ब्रायोलॉजिस्ट हुए हैं वशिष्ठ जी, बहुत फेमस हुए हैं। तो देखिए, ये इस तरह के कुछ हार्ट शेप होते हैं, कुछ लीवर शेप होते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइटा इस तरह के होते हैं। तो नीचे की तरफ क्या होता है, लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये रूट लाइक जो स्ट्रक्चर है, इनको हम बोलते हैं राइजोइड्स। राइजोइड्स, दे आर नॉट रूट, एक्चुअली दे आर रूट लाइक, रूट लाइक स्ट्रक्चर है। इसका फंक्शन क्या होता है, दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन। क्या चीज एब्जॉर्ब करते हैं? दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर प्लस मिनरल। इनका काम होता है वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना। हाँ, स्केल्स भी होते हैं, हाँ बताता हूँ स्केल नीचे नहीं पाया, स्केल ऊपर पाया, ठीक है। तो राइजोइड्स दे आर प्रिकर्सर ऑफ रूट, है ना। इसके बाद इनके ऊपर वाली जो लेयर होती है, यहाँ पे ग्रूव होता है, ये मिडरिब होती है, और बाकी इनकी बॉडी में छोटे छोटे हेयर जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। यहाँ पे हेयर जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। दे आर लाइक वेलवेट, बिल्कुल वेलवेट के जैसे, डार्क ग्रीन होते हैं, डार्क रेड होते हैं, डार्क ब्लू कलर के होते हैं। दे आर ऑफ वेरी डार्क कलर, बहुत डार्क कलर के होते हैं। और ये ऊपर ये जो हेयर जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इनको एक्चुअली हम लोग स्केल्स बोलते हैं। स्केल्स जो होती हैं, दे आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, बट दे आर नॉट लीफ। सर जी सर, मेरे को एक क्वेश्चन था कि अगर ये राइजोइड्स और स्केल्स जो भी कह रहे हैं, राइजोइड्स रूट, जैसे सपोज राइजोइड्स है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन काम तो रूट का ही करता है, तो सर हम इन्हें रूट क्यों नहीं बुलाते हैं? नहीं, रूट नहीं बोल सकते। देखो, एक बहुत मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा मैथिली। बैट में विंग्स पाए जाते हैं, बट वी डोंट कॉल देम बर्ड बिकॉज दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ समथिंग एल्स, ठीक है ना। तो रूट होने के लिए सबसे पहले प्री रिक्विसाइट कंडीशन है कि आउटर जो सरफेस होनी चाहिए वो एपिडर्मिस की बनी होनी चाहिए, अंदर पैरेनकाइमेटस टिश्यू पाने जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दे मस्ट हैव एनी सॉर्ट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर इनके अंदर मौजूद नहीं है। एंड एक्चुअली रूट्स आर मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, दे आर यूनिसेलुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। सो ये रूट के क्राइटेरिया में फॉल नहीं होते। इसी तरह से अगर हम स्केल्स की बात करें, स्केल्स लीव्स क्या होती हैं? Leaves are those which have stomata, which have parenchymatous structure, they have upper surface which is made up of palisade layer, उसमें जिसमें chlorophyll arrange होते हैं, और एक पूरा leaf एक structure है, multicellular structure। They are leaf-like structure, they perform the function of leaf, that is photosynthesis, but they are not actually leaf। तो leaf के criteria को follow नहीं करते, ठीक है ना। That is the reason, ठीक। यस सर। ये होती है मिडरी, ग्रूव की तरह होती है मिडरी बेस की। अच्छा, एक और इसमें खास चीज बताऊंगा, इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि कप जैसे होते हैं। ये इनका पिक्यूलर फीचर और आपको किसी में नहीं मिलेंगे। कप लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ये इस तरह के होते हैं, दे आर कप लाइक स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं इनको? ये और किसी में नहीं मिलते हैं।
ये एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग बॉडी होती है। ये कप लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये कप जैसे स्ट्रक्चर, जब ये प्लांट ओल्ड हो जाता है, प्लांट रॉट हो जाता है, सड़ जाता है, तो जो कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये स्ट्रक्चर एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं गैमा कप, गैमा कप। और इन्हीं गैमा कप के अंदर पाए जाते हैं गैम्यूल्स, गैम्यूल्स पाए जाते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, समझ आ गया ब्रायोफाइटा क्या होते हैं। और ये जो मेनली प्लांट है, ये हाँ, ये मेनली जो प्लांट है, एक मिनट होल्ड करना है, एक मिनट प्लीज होल्ड करना बेटा। ठीक है, तो क्लियर है भाई, सबको समझ में आ गया ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं। अच्छा हाँ, एक बात जो और मैं बताना चाहूंगा, मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा, ठीक है, जहां पे आपको दिक्कत होने वाली है थोड़ी सी समझने में। अच्छा एक बात बताओ, सभी लोग बताओ भाई, बाकी लोग नहीं बोलते हैं ना, कुछ लोग ही बोलते हैं, ठीक है, बाकी लोग एकदम साइलेंट बने रहते हैं। बोलो, इंटरेक्ट करो, खुल के बोलो। देखो पढ़ने में, देखो सबसे फ्रूटफुल स्टडी क्या होती है ना, आई ऑलवेज प्रमोट इंटरेक्शन। आप जब इंटरेक्ट करते हो ना, आपकी क्वेरी सॉल्व होती है, यू गेट बेटर एक्सपोजर एंड यू गेट बेटर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। इसलिए सब लोग पूछो, ठीक है, कुछ इंटरेक्ट करो, पूछो सभी लोग, एवरीबडी, ठीक है। और आई ऑलवेज प्रमोट इट, लॉजिकल चीजों को कुछ लोग कुछ भी पूछते हैं, मतलब वो नहीं, लेकिन हाँ आप लोग बिल्कुल जहां पे क्वेरी हो पढ़िए, पूछिए। देखो पूछोगे तो जो आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे, सब लोग मेहनत करो। देखो पहले मुझे आप लोग बताओ, एक एक करके बताना जिसको आता हो, ठीक है। खासपेल, तुम भी। गैमेटोफिटिक बॉडी, अब बार बार इस बात की डिस्कशन होगा और ये बहुत कंफ्यूजिंग है, आप नीट पे फंस जाओगे क्वेश्चन में। गैमेटोफिटिक बॉडी, किसी भी प्लांट में दो तरह की बॉडी हो सकती है। ए प्लांट में हैव टू काइंड ऑफ बॉडी, एक गैमेटोफिटिक बॉडी और दूसरी होती है स्पोरोफिटिक बॉडी। ये दोनों होती क्या चीज? हाँ जानवी बताओ। Haploid and diploid. मे बी गैमेटोफिटिक होती होगी जो गैमीट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करती होगी, और स्पोरोफिटिक स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करती होगी। ठीक है चलो, गुड ट्राई, एटलीस्ट यू ट्राइड। हाँ, और कोई बता रहा था, खासपेल बता रहा था क्या? कोई और भी बता रहा है? Gametophytic haploid stage in the life cycle of plant and sporophytic. Okay, and sporophytic? Sporophytic diploid stage. अरे बहुत बढ़िया, शाबाश करके, वेरी गुड। Diploid. और कोई बताएगा, और कोई ट्राई करेगा? स्वास्थी बोलो बेटा, कुछ कम बोलती हो तुम। सर वही बोलती था, कम। गैमीट्स एंड स्पोर्स वाला पॉइंट। अच्छा गैमीट एंड स्पोर वाला प्लांट। खुदा, देवांशी बोलो, देवांशी भी कम बोलती है, खुदा तो खैर बोलती है। देव्यांशी कुछ बोलो बेटा। देखो गैमेटोफिटिक बॉडी, खासफेल ने एकदम बिल्कुल सही बताया। गैमेटोफिटिक बॉडी क्या होती है? एक्चुअली गैमेटोफिटिक बॉडी होती है हैप्लॉइड। प्लांट बिल्कुल पूरा प्लांट होगा, लेकिन प्लांट में जो गैमेटोफिटिक होंगे, उसमें प्लांट की जो बॉडी होगी
उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिंगल सेट होगा, हैप्लॉइड। और स्पोरोफिटिक बॉडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे वो डिप्लॉइड होंगे, ठीक है, 2 सेट होंगे क्रोमोसोम के। दैट इज द मेजर डिफरेंस। दोनों फिजिकली बड़े दिखाई दे सकते हैं। सर हाँ सर मुझे गैम्यूल्स, आपने जो गैमा कप लिखा है वो मुझे समझ में नहीं आया, आपने उसके बारे में क्या लिखा हुआ है? गैमा कप क्या होता है ना कि छोटे छोटे कप जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं बॉडी में। अभी क्या हुआ कि किसी भी कारण से या एज पूरी हो जाने की वजह से या एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक वाटर की कमी हो जाने की वजह से जो मदर बॉडी थी वो मर गई, है ना। अब गैमा कप स्पोर्स की तरह है, बड़े से स्पोर्स, बॉडी पूरी डिजेनरेट हो गई, गैमा 4-5 गैमा कप बाहर गिरे, वो गैमा कप पड़े रहे। अब गैमा कप जनरेट हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे, पूरी की पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर देंगे। सर तो उसकी बाजू में आपने क्या लिखा है? आपने स्पेलिंग क्या लिखी है? गैमा कप के अंदर गैम्यूल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे गैम्यूल्स, स्पोर जैसे स्ट्रक्चर। तो वो GE है, GA है? वो GE है, गैम्यूल्स, जेम्यूल्स बोलते हैं, गैम्यूल्स, GEMMULES ना, और गैमा कप GAMM। ओके सर। ठीक है, ठीक। तो स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक बॉडी में यही फर्क होता है। क्लियर? देखिए अब होता क्या है, यहां पर जो इसकी मेन बॉडी होती है, समझो मेन बॉडी क्या है, गैमेटोफिटिक बॉडी। समझ आया? मेन बॉडी इज गैमेटोफिटिक बॉडी, मतलब मेन बॉडी जो ये होगी ये क्या है, हैप्लॉइड। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, सिंगल सेट होगा। समझ आया? हम जो प्लांट देखते हैं वो सब जो प्लांट है, एंजियोस्पर्म, आम का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, कोई सा भी प्लांट हो गया आपके घर में लगा एंजियोस्पर्म, जिसमें फ्लावर्स आते हैं, फ्लावरिंग और फ्रूट देने वाले प्लांट, उन सभी प्लांट में वो जो बॉडी हमको दिखाई दे रही है वो क्या है, स्पोरोफिटिक है। पूरे प्लांट की सभी सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 2 सेट है, ठीक है, तो वो स्पोरोफिटिक हो गई। यहाँ पे क्या है, गैमेटोफिटिक। किसी जैसे टेरिडोफाइटा, कुछ ऐसे भी प्लांट होंगे जिनमें दोनों बॉडीज मिलेंगे, स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक। इज इट क्लियर और नॉट, ये बताइए। सर एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ। देखिए होता क्या है कि प्लांट में 2 तरह की बॉडी पाई जाती है। चलो मैं थोड़ा सा और दूसरे पेज में समझाता हूँ, समझो। फॉर एग्जाम्पल कि ये प्लांट है, ये कोई सा भी प्लांट है, अभी मैंने किसी प्लांट वांट का नाम नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्पोरोफाइट क्या होता है और गैमेटोफाइट। ये एक प्लांट है, हमारे अंदर हम लोग डिप्लॉइड हैं, तो डिप्लॉइड 2n का क्या मतलब हुआ, 23 के 2 सेट पाए जाते हैं, 2 सेट्स, सो वी आर डिप्लॉइड, है ना। तो 23 क्या हो गया, n की वैल्यू कितनी होगी, 23। ऐसे क्या होते हैं जो वीट होता है, वीट जानते हो ना, ट्रिटिकम एस्टिवम, गेहूं जिसको बोलते हैं, वीट क्या होता है, 4n भी होता है और 6n भी होता है, ठीक है, मतलब हेक्साप्लॉइड भी होता है और टेट्राप्लॉइड भी होता है। इसमें n की वैल्यू कितनी है, तो इसमें 11 के 4 सेट पाए जाते हैं, 11 के इसमें 6 सेट भी पाए जा सकते हैं, तो ये हेक्साप्लॉइड हो गए, है ना। ऐसे ही अगर यहां पे सिर्फ n हो, मतलब सिर्फ 23 हो, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हैप्लॉइड है, ठीक है। तो ये प्लांट बॉडी है, इसमें 2n है, डिप्लॉइड है। अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू डिपेंड करती है प्लांट के ऊपर, है ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट। बोलो हाँ कि ना, क्लियर? सर तो आपने कहाँ बताया 11 मतलब ये राइस में पाए जाते हैं, राइस और राइजस सटाइवा में, yes. वीट में भी पाए जाते हैं, हेक्साप्लॉइड होता है वीट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये स्पोरोफाइट वो होते हैं जिनकी सेल्स में क्रोमोसोम के 2 सेट्स पाए जाते हैं। अब इन स्पोरोफाइट में क्या होते हैं, इनमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है, गैमीट बनते हैं। गैमीट कैसे बनेंगे, मियोसिस के थ्रू, रिडक्शन डिवीजन होगा या मियोसिस हो गई, तो सेल डिवाइड होगी और मियोसिस के थ्रू डिवाइड होगी और इसमें गैमीट बनेंगे। गैमीट कैसे बनेंगे, n, ठीक है, तो n गैमीट बन गए। ये गैमीट क्या, यूं कहें ये स्पोर बन गए। तो लोअर प्लांट में क्या होता है, स्पोर बनते हैं। अब ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं, तो हम इनको क्या बोलेंगे, जिन स्पोर में समझो जो मियोसिस के थ्रू स्पोर बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, मियोस्पोर, है ना। तो मियोस्पोर जर्मिनेट कर जाएंगे, मियोस्पोर जर्मिनेट,
अब ये जब जर्मिनेट करके ये खुद में एक प्लांट बॉडी बना लेते हैं, ये कोई प्लांट बॉडी इन्होंने बना ली। इस प्लांट बॉडी में जितनी भी सेल होंगी उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? एक होंगे, सिंगल होगा ना? तो कैसा होगा ये? हैप्लॉइड होगा। यस। ठीक है, यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे? 2n थे। ये क्या था? डिप्लॉइड था। तो जो डिप्लॉइड प्लांट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट प्लांट। और जो हैप्लॉइड प्लांट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट। राइट, गैमेटोफाइट बोलेंगे। एक और बात है, इन्हीं गैमेटोफाइट के अंदर गैमीट बनेंगे। तो इन्हीं गैमेटोफाइट के अंदर क्या होगा? मेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे, मेल सेक्स ऑर्गन। और इन्हीं गैमेटोफाइट में क्या बनेंगे? फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन में क्या बनेगा? स्पर्म, है ना, या जो भी बोलो, एंथीडिया, स्पर्म ही मान लो, अभी स्पर्म मान लो। स्पर्म, स्पर्म कैसा होगा? हैप्लॉइड। और फीमेल सेक्स ऑर्गन में क्या बनेगा? एग। एग कैसा होगा? हैप्लॉइड। दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे। दोनों फ्यूज करके क्या बनाएंगे? डिप्लॉइड। जाइगोट, है ना। जाइगोट कैसा होगा? डिप्लॉइड। जाइगोट क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा और फिर से क्या बना लेगा? स्पोरोफाइट। समझ आया? यस। तो कुछ ऐसे भी प्लांट, ये एक्चुअली टेरिडोफाइट्स थे, कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों इक्वली पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होंगे जिनमें स्पोरोफाइट जो होगा वो बड़ा सा होगा, लार्ज होगा, वो दिखाई देगा, लेकिन गैमेटोफाइट सिर्फ सेल के फॉर्म में मौजूद होगा। जैसे कि आप समझिए, जो नॉर्मल प्लांट पाए जाते हैं, जितने सारे प्लांट एंजियोस्पर्म हम आप देखते हैं, वो मैंगो का प्लांट हो गया, तो पूरी प्लांट बॉडी किसकी बनी है? स्पोरोफाइट की। उसमें गैमेटोफाइट कहां है? उसमें जो पॉलन ग्रेन है वो गैमेटोफाइट है, उसमें जो पिस्टिल के अंदर एग है सिर्फ वो गैमेटोफाइट है। तो आप बोलेंगे कि एंजियोस्पर्म में जो मेन बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है। गैमेटोफिटिक बॉडी बहुत छोटी सी होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है। वैसे ही जब आप ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं तो मेन बॉडी क्या होगी? गैमेटोफिटिक होगी, और स्पोरोफाइट बहुत छोटे होते। इज इट क्लियर और नॉट? बताइए, सबको क्लियर है कि नहीं? तो उसमें स्पोरोफाइट कहाँ होते हैं? किसमें? ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में बहुत छोटे से होते हैं, अभी दिखाऊंगा ना क्या कहां पे होते हैं। ओके सर। पहले बताओ, समझ में आ गया सबको 100%? यस सर। ये बहुत ज्यादा जरूरी था। सर आपने मैंगो का प्लांट क्या बोला था? मैं आउट। मैंगो का प्लांट मेरे भाई स्पोरोफाइट होता है, और मैंगो के प्लांट के अंदर जो पॉलन ग्रेन बनेगा वो क्या होगा? गैमेटोफाइट। उसके अंदर जो एग बनेगा वो क्या होगा? फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर? सर एक बार फिर आउट हो गया। एक बार फिर से बता दूं? फिर से बता दीजिए, ये मैं आउट हो गया था पूरी तरह से। अच्छा ठीक है, ठीक है, फिर से। एक कोई बालक और भी आउट हो गया अभी, कौन है ये? आयुष है। एक तो चक्कर क्या होता है ना कि ठीक है, मैं फिर से एक बार बता देता हूं, है ना, ध्यान समझना, ठीक है। देखो, अगर प्लांट में, किसी भी प्लांट में क्रोमोसोम के 2 सेट हैं, डबल सेट हैं, उसकी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम के 2 सेट हैं, तो उसको हम डिप्लॉइड बोलेंगे। जिस प्लांट की पूरी बॉडी में डिप्लॉइड सेल्स पाई जाएं, उस प्लांट को हम स्पोरोफाइट प्लांट बोलते हैं। स्पोरोफाइट जो प्लांट होते हैं, इनके अंदर क्या होता है? मियोसिस होती है या रिडक्शन डिवीजन होता है, जिससे गैमीट का फॉर्मेशन होता है या स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। ये हैप्लॉइड स्पोर को हम मियोस्पोर कहते हैं। ये मियोस्पोर जर्मिनेट कर जाते हैं, जर्मिनेट करके ये हैप्लॉइड बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसी बॉडी जिसमें सभी सेल्स हैप्लॉइड होती हैं, और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम गैमेटोफाइट बोलते हैं। गैमेटोफाइट के अंदर फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन बनते हैं। ये मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, ये सिंपली डिवाइड करते हैं। यहां मियोसिस नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी इसकी बॉडी में कैसी सेल है? हैप्लॉइड सेल है। तो मेल सेक्स ऑर्गन बनेगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेगा। मेल सेक्स ऑर्गन से स्पर्म बनेगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन से एग बनेगा। दोनों ही हैप्लॉइड होंगे, दोनों आपस
फ्यूज होकर दोनों जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट एक डिप्लॉइड सेल है, फिर ये जाइगोट डिवाइड करता है, मल्टीपल माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेगा, मियोसिस नहीं, माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेगा और एक प्लांट बॉडी बनाएगा जिसको हम स्पोरोफाइट बोलेंगे। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये एक ऐसा प्लांट है जिसकी लाइफ में दो तरह के प्लांट मौजूद हैं, एक स्पोरोफाइट और दूसरा गैमेटोफाइट, और दोनों ही प्लांट बॉडी इजीली या मेजर वे में विजिबल है। क्लियर है? अब बताओ सबको क्लियर? फेल समझ आ गया? बोलो भाई, तो फिर निकल लिए? अच्छा, मुझे लगा तुम फिर निकल लिए। ठीक है, चलो ग्रेट, तो सबको समझ में आ गया। ये तो स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक दोनों, हाँ राइट। अब किसी किसी में क्या होता है हुदा ना, किसी किसी में, अब जैसे ब्रायोफाइट की बात की जाए तो ब्रायोफाइट में मेन बॉडी होती है क्या? गैमेटोफिटिक। स्पोरोफिटिक बॉडी बहुत छोटी माइक्रोस्कोपिक होती है, मेजर बॉडी क्या होती है? गैमेटोफिटिक। यही बात अगर मैं एंजियोस्पर्म की करूं तो मेन बॉडी क्या होती है? स्पोरोफिटिक, और गैमेटोफिटिक बॉडी बहुत छोटी पाई जाती है। ठीक है ना? क्लियर? तो हो सकता है किसी प्लांट की लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट डोमिनेट करता हो सकता है किसी प्लांट की लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइट डोमिनेट करता हो सकता है किसी प्लांट की लाइफ साइकिल में दोनों पाए जाते हैं। तो मैं आपको अभी से बता देता हूं, गैमेटोफिटिक बॉडी मेन बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट में दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होती है, दोनों बॉडी पाई जाती है। ये लाइफ साइकिल टेरिडोफाइट की। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में स्पोरोफिटिक बॉडी मेन बॉडी होती है। आप समझ आया? हुदा क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो चलो अब नोट कर लो आप लोग। फिर से आते हैं अपने, ये डायग्राम नोट कर लिया आपने? यस सर। चलो अब लिखना शुरू करो। ठीक है, चलिए अब लिखना स्टार्ट करो, मैं आपको लिखवा देता हूं। डन। फर्स्ट पॉइंट, ब्रायोफाइट्स आर नॉन वैस्कुलर, मतलब इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। नॉन वैस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट, ब्रायोफाइट्स आर नॉन वैस्कुलर terrestrial plant. They are found in moist habitat. They are found in moist habitat. Next point. The plants are small, roots are absent. Full stop. इसी में लिखेंगे, इसी पॉइंट में। Rhizoids may be unicellular, sir, or rhizoids may be unicellular or multicellular. sir, जी, plants are small के बाद क्या बोला था सर? ठीक है। प्लांट्स आर, मैंने बोला था प्लांट्स आर स्मॉल, है ना, एंड रूट्स आर एब्सेंट, rhizoids may be unicellular or multicellular. Next point, vegetative reproduction takes place through rhizoids में भी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बाद आपने क्या बोला? rhizoids में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। नेक्स्ट पॉइंट है, the vegetative reproduction takes place through fragmentation
फ्रेगमेंटेशन, कॉमा, गैमी फॉर्मेशन और ट्यूबर्स। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्स ऑर्गन्स। सर गैमेट फॉर्मेशन के बाद क्या था? गैमी फॉर्मेशन, दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट है। नहीं सर, ट्यूबर्स भी था कुछ। अच्छा ये रुको एक मिनट, पीछे फिर जाता हूँ। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्रेगमेंटेशन, गैमी फॉर्मेशन एंड ट्यूबर्स। ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्स ऑर्गन्स आर multicellular. Male sex organ is एंथेरिडियम। अब यहां पे मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं एंथेरिडियम। मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथेरिडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम। अब देखो भाई लोगों, एंथेरिडियम और आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये इंपॉर्टेंट। देखिए एंथेरिडियम क्या होता है, ये मेल सेक्स ऑर्गन होता है और ऐसा दिखाई देता है। मैं आपको बता देता हूं बना करके कैसा दिखाई देता है। डायग्राम जो बनाते जाओ आप भी साथ साथ बनाते जाना। ऊगोनिया नहीं ऊगोनिया नहीं होगा। ऊगोनिया इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है, उसमें कवरिंग नहीं पाई जाएगी ऊगोनिया में। आर्चिगोनिया होगा, थोड़ा डिफरेंस अभी बता देता हूं। आर्चिगोनिया और ऊगोनिया में डिफरेंस क्या है। तो मेल सेक्स ऑर्गन इस तरह का होगा ना, ये, और ये इस तरह से, ये नीचे वाला स्ट्रक्चर जिससे जुड़ा होगा उसको हम लोग स्टॉक कहेंगे, इसे स्टॉक बोलेंगे। इसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे ये एक लेयर पाई जाती है। ये अंदर जो मेल गैमीट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का फंक्शन करता है ना। ये जो एक्सटर्नल लेयर है इसको हम जैकेट कहते हैं। यही स्टेराइल सेल्स होता है सर। वेरी गुड, ए जैकेट स्टेराइल सेल्स होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, जैकेट्स आर स्टेराइल सेल्स। अच्छा क्लास कब तक होगी? क्लास क्या हो गया, 3:30, 4 बजे तक करेंगे, 4 बजे से थोड़ा पहले तक ना। तो इसके अंदर इस तरह से सेल्स डिवाइड होती हैं। इस तरह से सेल्स होती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं स्पर्म मदर सेल। दे आर स्पर्म मदर सेल। इन्हीं सब एक सेल से स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म मदर सेल। अब आ जाते हैं हम लोग आर्चिगोनियम में। अब आर्चिगोनियम कैसा स्ट्रक्चर होता है? आर्चिगोनियम भी ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर होता है, बॉटल नेक शेप। आर्चिगोनियम तरह का
सर आपने स्टेराइल किसके लिए लिखा? जैकेट? ये जैकेट जैकेट और दे आर स्टेराइल सेल्स, है ना। और आर्चिगोनियम इस तरह का दिखने वाला एक स्ट्रक्चर है। ये देखो आर्चिगोनियम ऐसा स्ट्रक्चर है, इसमें भी ऊपर मेरे बात को बहुत ध्यान से समझना, ये स्टेराइल सेल्स पाई जाती हैं। सर ये भी फ्लास्क शेप ही है ना? फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ये भी है। देखो मैथ की कितनी मेहनत लगती है इसमें डायग्राम बनाने में। अभी बोर्ड होता ना तो कितना स्पीड से मैं बना देता। हाँ सर मैंने आपको बोला था उसमें। मैं भी, अरे मैं भी इसमें सुखी नहीं, उसमें डेटा बहुत खर्च होता, बहुत दिक्कत होती, बच्चे बहुत, मैं खुद में परेशान हो जाता हूँ। उसमें इतना डेटा खर्च होता ना। देखो तुम्हारा तो बैच एक बैच है ना, मैं तो सुबह शाम तक पढ़ाते रहता हूँ। बच्चे सर फ्रीज हो गए, सर हैंग हो गया, मैं बार बार इंटरनेट चेक कर रहा हूँ, मेरी स्पीड सही आ रही, मैंने इंटरनेट चेंज कर रहा हूँ। बहुत लफड़े होते हैं यार। इसमें ये है कि स्मूथ चलता रहता है, डेटा कम खाता है ना, वरना मुझे भी बहुत इसमें प्रैक्टिस करने में बहुत टाइम लगता है। देखो अब देखो ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है ना, अभी ये वाला पार्ट है, क्या बोलते हैं खास पेल? कैसा? क्या कहते हैं इसको? इसे बोलते हैं ऊस ऊस स्फीयर, या इसको बोलते हैं एग, ठीक है। और इसके नीचे आप देखो थोड़ा सा और एक चीज जो समझने लायक, ये इसी में पाया जाता है ना। और यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं वेंटर, VENTER, वेंटर, ठीक है ना। और यहाँ पर एक सेल पाई जाती है ऊस्फीयर के जस्ट ऊपर, इसको बोलते हैं वेंटर कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल। एक्चुअली इसे VCC कहते हैं हम लोग शॉर्ट में, है ना। इसके ऊपर जो सेल पाई जाती है यहाँ पे, यहाँ ये जो सेल्स पाई जाती है इनको हम लोग बोलते हैं नेक कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल। स्पर्म इंटर करता है यहाँ से, जब स्पर्म इंटर करता है तो नेक कैनाल सेल डिसॉल्व हो जाती है, वेंटर कैनाल सेल डिसॉल्व हो जाती है, और ऊस्फीयर से स्पर्म फ्यूज हो जाता है और जाइगोट का फॉर्मेशन। इज इट क्लियर और नॉट? सो बेसिकली कैनाल हेल्प करता है उसको अंदर जाने में ना? राइट राइट। वैसे ही देखो ना, आपको ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि धीरे धीरे स्ट्रक्चर वैसे बनते जा रहे हैं जैसे पिस्टिल होता है? यस ऐसा सर नहीं मैंने लगता? भी वही देखा। हाँ तो ये पिस्टिल जैसे ही बना है ना। अब देखो ये जो ऊपर है ना इसको हम लोग लेड कहते हैं, लिड कहते हैं, लिड। तो लिड कैसा स्ट्रक्चर है? लिड वैसे स्ट्रक्चर है जैसे स्टिग्मा का होता है ना, ऊपर से इसको हम नेक बोलते हैं। नेक क्या है? ये बाहर वाला स्ट्रक्चर, इसको नेक कहते हैं। नेक क्या है? स्ट्रक्चर है, दिस इज नेक। तो लिड किस में हेल्प करता है? लिड जस्ट कैप्चर करने में, पकड़, ये स्टिग्मा की तरह ही है जिसपे आके स्पर्म लैंड करते हैं, ठीक है। डन, समझ आ गया सर जी? तो यहाँ पर VCC है ना, स्टेराइल? हाँ VCC, और देखो इनको NCC बोलते हैं। नहीं सर मैं ये पूछ रहा हूँ, यही स्टेराइल है ना? भी स्टेराइल है, NCC भी स्टेराइल है ना। और ये जो वेंटर है ना, वेंटर, वेंटर की सेल जैकेट, इसको हम जैकेट बोलते हैं। ये जो सेल है ना बाहर वाली, मैं कलर कर देता हूँ इसको किसी कलर से, इस कलर से कलर करता हूँ। ये जो है ना पूरी ये सब जैकेट है, जैकेट, ये सब स्टेराइल सेल्स हैं। मतलब इनसे स्टेराइल सेल बोले तो इनमें से कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, दे आर स्टेराइल सेल। नहीं मतलब आपने जिसमें लेबलिंग करी है उनमें से क्या कहते हैं, VCC, और वेंटर क्या कहते हैं, स्टेराइल है ना? हाँ वेंटर स्टेराइल है, VCC स्टेराइल है, और ये जैकेट जो है, जैकेट भी स्टेराइल है। ये जैकेट भी स्टेराइल है, नेक भी स्टेराइल है। NCC, VCC, वेंटर, जैकेट, ये सब स्टेराइल सेल्स हैं।
हो गया, डन। लिड नहीं होगा स्टेराइल ना, नहीं नहीं लिड होगा भाई, लिड भी स्टेराइल होगा, ये सब स्टेराइल है, सिर्फ एक ओ स्फीयर को छोड़ के बाकी सब स्टेराइल है। ठीक है, नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए। एग और ओ स्फीयर नोट ही कर लो, एग और मैथड नोट कर लो, एग और ओ स्फीयर इज फर्टाइल, rest all are rest all are rest all are sterile cells. Next point, bryophytes require an external layer of bryophyte require an external layer of water, an external layer of water, so that the sperm swim, so that sperm swim to reach the oosphere, so that the sperm swim to reach oosphere. Next point, sporophyte in bryophyte, sporophyte in bryophyte is called sporogonium. Sporogonium. It is dependent on मेरी बात को ध्यान समझेंगे, स्पोरोफाइट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, इट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन, हेंस। सर मैं आउट हो गई थी, आप प्लीज रिपीट कर दीजिए। ठीक है, स्पोरोफाइट, हाँ, bryophyte requires a layer of water so that the sperm swims to reach the oosphere. Next point, sporophyte sporophyte is known as sporogonium. Sporophyte is known as sporogonium. Okay. Sir? एक मिनट बस रुको ना। ठीक है, तो हाँ, so sporophyte is known as sporogonium. स्पोरोगोनियम, ठीक है। इट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, it is dependent on gametophyte for nutrition. ठीक है, तो ये थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक टाइप्स ऑफ स्पोरो। आप एक हेडिंग डाल दीजिए, टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट, ठीक है ना, राइट।
मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, बाकी बच्चे आने लगे, मुझे लगता है दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। कोई और तो- क्लास है क्या? हाँ सर लास्ट वाला पॉइंट ऊस्फीयर पेंड हुआ था ना? इसके पहले वाला ना, हाँ 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 उस पे पेंड हुआ था। ऊस्फीयर पेंड हुआ था। हाँ हाँ उस पे पेंड हुआ था, टू रीच Okay, उस sir. पे, है ना? ठीक है, सबको समझ में आया? जानवी, Yes. शास्त्री, Yes, sir. ठीक है, देवांशी, ठीक है, गुड। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना, रेगुलर क्लास में Okay, है, sir. और इसके Bye, आगे sir. कंटिन्यू Thank करेंगे। you. बाय बाय, थैंक यू, वेलकम, बाय बाय, टेक केयर, Thank you. Thank you, sir. वेलकम Bye, बेटा, sir. बाय बाय बाय, वेलकम।